तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल। टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल में आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसमें सिर्फ एक पीरियड ही एक्स्ट्रा हो जा रहा है, बाकी कंसेप्ट्स मोस्टली सेम है। यानी कि जो भी स्टेप्स वहाँ पे फॉलो किए थे, जो कंसेप्ट मैंने वन पीरियड बाइनोमियल मॉडल में पढ़ाया था, वो बहुत ज़्यादा सिमिलर है टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल में। फ़र्क इतना आ जाता है कि यहाँ पे हम एक पीरियड की नहीं, दो पीरियड की बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले कॉल ऑप्शन डिस्कस करते हैं, और कॉल ऑप्शन में प्राइस ट्री कैसे बनेगी वो डिस्कस करते हैं। तो आज की शेयर की प्राइस है एस, टी इज इक्वल टू ज़ीरो में। प्रोबेबिलिटी पी है कि शेयर की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी और एक पीरियड के बाद, यानी कि पीरियड वन के एंड में, वो बढ़ के यूएस हो जाएगी। या फिर वन माइनस पी प्रोबेबिलिटी है कि शेयर की प्राइस डिक्रीज हो जाएगी और डीएस बन जाएगी। तो यूएस या डीएस। अब अगर शेयर की प्राइस यूएस हो गई तो नेक्स्ट पीरियड में उससे भी बढ़ जाएगी, और उसकी प्रोबेबिलिटी है पी, और बन जाएगी यू स्क्वायर एस। और वन माइनस पी प्रोबेबिलिटी है कि यूएस गिर के बन जाएगा यू डी एस। ठीक है, डीएस की बात करते हैं। तो डीएस के बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है पी, और बढ़ के वो यू डी एस बन जाएगा। लेकिन गिरने की भी प्रोबेबिलिटी है वन माइनस पी, और वो डी स्क्वायर एस बन जाएगा। ठीक है, तो शेयर की प्राइस आज है टी इजिकल टू ज़ीरो में कुछ बढ़ गया तो यूएस, गिर गया तो डीएस। अब यूएस पे खड़े हैं, अब यूएस बढ़ गया तो यू स्क्वायर एस, और यूएस गिर गया तो यू डी एस। डीएस की बात करेंगे तो डीएस बढ़ गया तो यू डी एस, और डीएस गिर गया तो डी स्क्वायर एस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डीएस का जो एरो है वो भी यूडीएस पे जा रहा है, और यूएस का एरो भी यूडीएस पे जा रहा है। तो एक्चुअली क्वेश्चन में डेटा इस तरीके से देगा कि यूएस में जितना परसेंट गिरेगा, यानी कि यूएस माइनस जो परसेंटेज रहेगा, उतना ही डीएस में बढ़ोतरी आएगी, यानी कि डीएस प्लस परसेंटेज। तो मान के चलो 10% की बात चल रही है कि शेयर की प्राइस 10% बढ़ेगी तो यूएस बन जाएगी, 10% गिरेगी तो डीएस बन जाएगी। फिर डीएस 10% बढ़ेगा तो यूडीएस बन जाएगा, और डीएस 10% गिरेगा तो डी स्क्वायर एस बन जाएगा, और यूएस 10% बढ़ेगा तो यू स्क्वायर एस बन जाएगा, और यूएस 10% गिरेगा तो यूडीएस बन जाएगा। तो यूएस माइनस 10% करके देखोगे और डीएस में 10% जोड़ के देखोगे तो यूडीएस पे ही आओगे। ठीक है, तो इस तरीके की प्राइस ट्री बनती है कॉल ऑप्शन यानी कि सी प्लस में, इन द केस ऑफ टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल। अब पे ऑफ ट्री की बात कर लेते हैं। पे ऑफ ट्री में क्या होगा, आज शेयर की प्राइस ऐसे टी टू ज़ीरो में, हम लोग सी यू या सी डी निकालते थे पीरियड वन के एंड का पे ऑफ। अब पहले सी यू यू की बात करते हैं, यानी कि अगर शेयर की प्राइस यू स्क्वायर एस हो गई और एक्साइज प्राइस से भी ज़्यादा हो गई तो हम कॉल एक्सरसाइज कर लेंगे। कॉल एक्सरसाइज इसलिए करेंगे क्योंकि अगर शेयर की प्राइस एक्साइज प्राइस के भी ऊपर चली जाएगी तभी हम लोग कॉल एक्सरसाइज करते हैं, यानी कि सी प्लस एक्सरसाइज होता है। तो आपका पे ऑफ आएगा सी यू यू विच इज़ यू स्क्वायर एस माइनस ई। सी यू डी की बात करते हैं, तो सी यू डी में डिपेंड करेगा कि यहाँ पे जो आपकी वैल्यू आई यानी कि यू डी एस, वो एक्साइज प्राइस से ज़्यादा है या कम है। अगर वो एक्साइज प्राइस से कम रही तो लैप्स हो जाएगा कॉल, और अगर वो एक्साइज प्राइस से ज़्यादा हुई तो एक्साइज हो जाएगा कॉल। ठीक है, तो अगर यू डी एस इज़ मोर देन ई, और अगर आप ऑप्शन एक्साइज करोगे तो सी यू डी आएगा यू डी एस माइनस ई करके, जैसा आपने यू स्क्वायर एस माइनस ई किया यहाँ पे पे ऑफ निकालने के लिए, वैसे यहाँ पे आप यू डी एस माइनस ई करोगे। और अगर लैप्स हो गया तो ज़ीरो आएगी वैल्यू सी यू डी की, क्योंकि कोई पे ऑफ नहीं होगा। सिंस पे ऑफ नहीं होगा यानी कि ज़ीरो हो जाएगा। अब सी डी डी की बात करते हैं कि अगर शेयर की प्राइस डी स्क्वायर एस हो गई तो मोस्टली ई के नीचे ही रहती है, तो लैप्स हो जाएगा ऑप्शन, और सी डी डी की वैल्यू आएगी ज़ीरो। तो इस तरीके से आपका पे ऑफ निकलता है सी यू यू, सी यू डी और सी डी डी पीरियड टू के एंड में। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके सामने आ रही है कि जब आप टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे सी यू इज़ नॉट इक्वल टू यू एस माइनस ई। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी तक की आपकी आदत रही है कि ये जो यू एस है, इस यू एस में आप ई को माइनस करते आए हो और सी यू निकालते आए हो।
वन पीरियड बाइनोमियल मॉडल में हमने देखा था। एक बार मैं आपको रिकॉल करा देता हूँ। ये देखिए, जब हमने वन पीरियड बाइनोमियल मॉडल स्टार्ट किया था, वहाँ पे जब मैंने पे ऑफ ट्री आपको समझाया था, तो वहाँ पे मैंने कहा था कि सी यू का वैल्यू होता है यू एस माइनस ई करके, यानी कि जो बाद की शेयर प्राइस हो गई माइनस एक्सरसाइज प्राइस, दैट इज़ और पे ऑफ। लेकिन जब टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल की बात आएगी, तब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पे आपका सी यू का वैल्यू यू एस माइनस ई नहीं होगा। सिर्फ सिंगल पीरियड बाइनोमियल मॉडल में ही सी यू का वैल्यू यू एस माइनस ई रहता है। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं स्टेज पे, तो प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा कि जब भी आप टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वहाँ पे सी यू का वैल्यू यू एस माइनस ई नहीं होता। सी यू का वैल्यू एक फॉर्मूले के थ्रू निकलता है, जो कि मैं अभी समझाऊंगा। बट मेन मुद्दा ये है कि आपको ध्यान ये रखना है कि सी यू इज़ नॉट इक्वल टू यू एस माइनस ई इन द केस ऑफ टू पीरियड बाइनोमियल मॉडल। लेकिन अगर सिंगल पीरियड बाइनोमियल मॉडल की बात चल रही है, तो सी यू इज़ इक्वल टू यू एस माइनस ई, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो सी यू का फॉर्मूला होता है सी यू यू इंटू पी प्लस सी यू डी इंटू वन माइनस पी अपॉन आर। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? तो हम लोग ये कर रहे हैं कि सी यू पे अपन खड़े हैं, लाइक पीरियड वन के एंड पे खड़े हैं, और पीरियड टू के एंड का जो पे ऑफ है, यानी कि या तो सी यू यू या तो सी यू डी, उस पे ऑफ को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं। तो सी यू यू जो है वो पीरियड टू के एंड में खड़ा है, सी यू डी भी पीरियड टू के एंड में खड़ा है, उसको प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया और आर से डिवाइड कर दिया, यानी कि सी यू निकाल लिया। इसी तरीके से सी डी भी निकाल लेंगे, विच इज सी यू डी इंटू पी प्लस सी डी डी इंटू वन माइनस पी अपॉन आर, यानी कि सी यू डी जो है वो पे ऑफ है पीरियड टू के एंड में, सी डी डी भी आपका पीरियड टू के एंड में खड़ा है पे ऑफ। तो उस पे ऑफ को प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई किया और उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, तो सी डी आ गया। तो अब सिंस सी यू आ चुका है, सी डी आ चुका है, तो अब कुछ नहीं करना, अब सिंपली वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकाल लेना है, यानी कि P इंटू सी यू प्लस वन माइनस पी इंटू सी डी अपॉन आर। तो हमारा सी यू और सी डी खड़ा है पीरियड टू के एंड में, और ये है टी इजल टू ज़ीरो। तो सी यू को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से, सी डी को मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी से, और उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे बाय डिवाइडिंग बाय आर। तो आपका आ जाएगा वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन प्रीमियम। तो यहाँ पे कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं? सारे स्टेप्स जो वन पीरियड बाइनोमियल मॉडल के हैं वो फॉलो करने हैं। एक एक्स्ट्रा स्टेप फॉलो करना है, विच इज स्टेप नंबर 3, विच इज कैलकुलेट सी यू एंड सी डी फर्स्ट। तो मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ क्या करना है। स्टेप 1 इज ड्रॉ प्राइस ट्री एंड पे ऑफ ट्री। तो प्राइस ट्री वगैरह बना दो, यानी कि यू एस, यू स्क्वायर एस, यू डी एस, डी स्क्वायर एस वगैरह बना दो। फिर पे ऑफ ट्री बना दो, जिसके अंदर में आपका सी यू यू, सी यू डी वगैरह निकाल लो। फिर प्रोबेबिलिटी पी निकाल लो, विच इज़ आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी। स्टेप 3 में आपको सी यू निकालना है और सी डी निकालना है। सी यू और सी डी इन दोनों फॉर्मूले के थ्रू निकलेगा, और उसके बाद आपको वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालना है, विच इज़ पी इंटू सी यू प्लस वन माइनस पी इंटू सी डी अपॉन आर। तो चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर अ 2 year कॉल ऑप्शन with a strike price of 50 on a stock the current price of which is also 50। 2 year कॉल ऑप्शन मतलब 2 साल की मैच्योरिटी पीरियड का कॉल ऑप्शन है। उसका स्ट्राइक प्राइस यानी कि एक्साइज प्राइस 50 है, और स्टॉक का भी करेंट मार्केट प्राइस यानी कि एस आपको दिया हुआ टी इजिकल टू 0 में 50। अज्यूम दैट देयर आर 2 टाइम पीरियड्स ऑफ 1 year। मतलब जो 2 पीरियड बाइनोमियल मॉडल पढ़ रहे हैं, उसमें पीरियड 1 इजिकल टू ईयर 1, पीरियड 2 इजिकल टू ईयर 2, and in each year the stock price can move up or down by equal percentage of 20%। ओके, द रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट इज 6%, आर एफ दिया हुआ है। यूजिंग बाइनोमियल ऑप्शन मॉडल कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइस मूविंग अप एंड डाउन। ऑल्सो ड्रॉ अ 2 step बाइनोमियल ट्री शोइंग प्राइसेज एंड पे ऑफ्स एट ईच नोड। ठीक है, तो यहाँ पे हम कॉल ऑप्शन की बात करेंगे, यानी कि सी प्लस की बात कर रहे हैं। 2 year कॉल ऑप्शन लिखा है। सबसे पहला हमारा स्टेप है प्राइस ट्री निकालना। तो प्राइस ट्री बनाते हैं।
मेरा एस होगा 50 विच इज टी 0 और मेरा ई और एस बराबर है। 20% बढ़ सकता है एक साल बाद, 20% गिर सकता है, यानी कि 50 प्लस 20% ऑफ 50 यानी कि 60 हो सकता है यूएस, और 50 माइनस 20% ऑफ 50 तो डीएस हो सकता है 40। तो 50 रुपये शेयर का प्राइस है आज, या तो 60 रुपये होगा एक साल बाद, या तो 40 रुपये हो सकता है। अगर 60 रुपये हो गया तो अगले साल की प्रोबेबिलिटी है कि 60 प्लस 20% ऑफ 60 72 हो सकता है, या 60 माइनस 20% ऑफ 60 यानी कि 48 हो सकता है। डीएस की बात करते हैं कि अगर 40 हो गया एक साल बाद तो उसके अगले साल या तो 20% बढ़ेगा यानी कि 48 हो जाएगा, या 20% गिरेगा 32 हो जाएगा। तो मेरा डी स्क्वायर एस, यू डी एस और यू स्क्वायर एस सब आ गया। अब आपने नोटिस किया होगा कि यूएस में से 20% लेस करो यानी कि 60 में से 20% लेस करो तो भी 48 आता है, और डीएस में 20% जोड़ो यानी कि 40 प्लस 20% तो भी यूडीएस आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का डेटा इस प्रकार है कि यूडीएस जो होगा वो यूएस माइनस सम परसेंटेज इज इक्वल टू डीएस प्लस सम परसेंटेज हो सकता है। तो ये हमारा प्राइस ट्री हो गया। पीरियड 1 इज ईयर 1 एंड पीरियड 2 इज ईयर 2। अब पे ऑफ ट्री बना लेते हैं। तो हमने कॉल ऑप्शन किया हुआ है, और कॉल ऑप्शन में सी प्लस किया हुआ है, यानी कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शेयर की प्राइस एक्सरसाइज प्राइस यानी कि 50 रुपये से ऊपर जाए, तभी मैं कॉल को एक्सरसाइज करूं, नहीं तो लैप्स कर दूं। तो सबसे पहले सी यू यू निकालते हैं। मेरा यू स्क्वायर एस है 72, मेरा एक्सरसाइज प्राइस है 50, तो शेयर की प्राइस 72 हो गई और एक्सरसाइज प्राइस है 50, तो कॉल एक्सरसाइज कर लूँगा। कॉल अगर एक्सरसाइज किया तो मेरा पे ऑफ होगा 22, 72 माइनस 50। मेरा यू डी एस है 48 विच इज़ लेस देन 50 यानी कि एक्साइज प्राइस, तो कॉल एप्स कर दूंगा, तो पे ऑफ होगा 0, तो सी यू डी भी हो जाएगा 0। बट ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपका जो यू डी एस है वो लेस देन एक्साइज प्राइस हो, यानी कि सी यू डी 0 हो। आपको चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे जब आपको कंसेप्ट सिखाया तो मैंने पहले ही बता दिया था कि डिपेंड करेगा सी यू डी के ऊपर में कि जो यू डी एस है वो लेस देन ई है, तो सी यू डी 0 हो जाएगा। लेकिन अगर यू डी एस इज़ मोर देन ई तो सी यू डी निकल के आएगा विच विल बी यू डी एस माइनस ई। इस बात का ध्यान देना है कि हर बार आपका जो यू डी एस है वो लेस देन ई नहीं होगा, यानी कि हर बार सी यू डी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे तो आपका कॉल ऑप्शन लैप्स हो गया। तीसरा केस है अगर डी स्क्वायर है यानी कि 32 इज़ लेस देन एक्साइज प्राइस 50, तो यहाँ पर भी कॉल लैप्स, तो सी डी डी भी 0। तो 3 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई विच इज़ सी यू यू 22 रुपये, सी यू डी 0 और सी डी डी भी 0। अब हमारा स्टेप 2 है प्रोबेबिलिटी निकालना। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमें चाहिए आर यू और डी। सबसे पहले निकालते हैं आर विच इज़ 1 प्लस आर एफ इंटू टी। क्योंकि क्वेश्चन में कंटिन्यूस कंपाउंडिंग की बात नहीं कही है तो हम बोलेंगे कि नॉर्मल कंपाउंडिंग है। तो 1 प्लस 0.06 साल भर का रेट है, इंटू टी भी यहाँ पे साल भर का है यानी कि 12 मंथ्स, तो इंटू 12/12, तो आर आ जाएगा 1.06। यू आपका हमेशा से यू एस बाय एस ही होता है यानी कि 60/50 यानी कि 1.2, और डी आपका डी एस बाय एस होता है 40/50 यानी कि 0.8। तो आर आ गया, यू आ गया, डी आ गया। प्रोबेबिलिटी होगी आर माइनस डी अपॉन यू माइनस डी। तो 1.06 माइनस 0.8 अपॉन 1.2 माइनस 0.8, दिस इज 0.65। तो प्रोबेबिलिटी या तो 65% बोल सकते हो या 0.65 बोल सकते हो। तो आपका पी आ चुका है। तो बोलने का मतलब ये है कि अगर प्राइस ट्री में बात करूं कि 0.65 प्रोबेबिलिटी है कि शेयर की प्राइस 60 हो जाएगी, और 1 माइनस 0.65 प्रोबेबिलिटी है कि 40 हो जाएगी, और उसके बाद 0.65 प्रोबेबिलिटी है कि 60 रुपये वाली चीज़ 72 हो जाएगी, और 1 माइनस 0.65 प्रोबेबिलिटी है कि 48 हो जाएगी। 40 रुपये पे बात करेंगे तो 40 रुपये अगर हो गया तो प्रोबेबिलिटी है 0.65 कि 48 हो जाएगा शेयर का प्राइस, या तो 1 माइनस 0.65 प्रोबेबिलिटी है कि शेयर का प्राइस 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रोबेबिलिटी काम करता है। अब हमारा स्टेप 3, कैलकुलेट सी यू एंड सी डी फर्स्ट। तो यहाँ पे सी यू निकालेंगे हम लोग सी यू यू इंटू पी प्लस सी यू डी इंटू 1 माइनस पी अपॉन आर करके। तो 22 इंटू 0.65 प्लस 0 इंटू 1 माइनस 0.65 डिवाइड बाई आर विच इज़ 1.06,
तो सी यू आ गया आपका 13.49। सी डी निकाल लेते हैं। तो सी डी का फॉर्मूला है सी यू डी इंटू पी प्लस सी डी डी इंटू वन माइनस पी अपॉन आर, 0 इंटू 0.65 प्लस 0 इंटू 1 - 0.65 अपॉन 1.06। तो सी डी आ जाएगा 0। तो मेरा सी यू आ चुका है 13.49, मेरा सी डी आ चुका है 0। अब स्टेप 4 विच इज़ वैल्यू ऑफ ऑप्शन टूडे निकालना। और हमें पता है कि जब भी बाइनोमियल मॉडल से आप वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकालते हैं वो थ्योरेटिकल ऑप्शन प्रीमियम होता है t इजिकल टू 0 विच इज़ सी यू इंटू पी प्लस सी डी इंटू वन माइनस पी अपॉन आर, 13.49 इंटू 0.65 प्लस 0 इंटू 1 - 0.65 अपॉन 1.06, 8.272। This is the value of option today and this is the theoretical option premium t is equal to 0। क्वेश्चन ने हमसे से दो चीज़ मांगी थी, एक था प्रोबेबिलिटी और एक था प्राइसेस एंड पे ऑफ का बायनोमियल ट्री। तो हमने यहाँ पे स्टेप 2 में प्रोबेबिलिटी निकाल ली, स्टेप 2 में प्रोबेबिलिटी निकाल लिया और स्टेप 3 और स्टेप 4 सॉल्व किया क्योंकि वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे भी निकालना था। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व होता है आपका 2 पीरियड बायनोमियल मॉडल का क्वेश्चन, जहाँ पे मेन बात आपको ध्यान ये रखनी है कि सी यू और सी डी इस तरीके से निकलेंगे, ये दोनों फॉर्मूला यूज़ करके। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बायनोमियल मॉडल का ही एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसे रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच भी कहते हैं और इसको कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन भी कहा जाता है। तो ये किस चीज़ का अप्रोच है? ये इस चीज़ का अप्रोच है कि अगर आपको रिस्क फ्री कैश फ्लो चाहिए जिसमें आप शेयर्स यानी कि अंडरलाइंग एसेट और ऑप्शंस को भी यूज़ करना चाहते हैं और आप एक फ्यूचर डेट में परफेक्ट हेज करना चाहते हैं यानी कि कंप्लीट हेजिंग करना चाहते हैं, यानी कि रिस्क को कम्प्लीटली ख़त्म करना चाहते हैं और एक पर्टिकुलर नेट कैश इनफ्लो इंश्योर करना चाहते हैं, यानी कि कुल मिला के मैं कहना चाह रहा हूँ कि रिस्क फ्री पैसा कमाना चाहते हैं। ऑप्शंस और अंडरलाइंग एसेट, यहाँ पे हमारा अंडरलाइंग एसेट शेयर्स है, तो शेयर्स और ऑप्शंस को यूज़ करके रिस्क फ्री पैसा कमाना चाहते हैं तो रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच पढ़िए। तो आइए पढ़ते हैं। स्टेप नंबर 1 है कैलकुलेट कीजिए डेल्टा ऑफ कॉल। ये जो ट्राइंगल बना हुआ है ना इसको डेल्टा बोला जाता है। तो डेल्टा ऑफ कॉल जिसे हेज रेशो भी कहते हैं और इसे डेल्टा रेशो भी कहा जाता है। तो ये कैसे निकलता है? तो ये निकलता है सी यू माइनस सी डी अपॉन यू एस माइनस डी एस। तो सिंस आप 1 पीरियड बायनोमियल मॉडल 2 पीरियड बायनोमियल मॉडल पढ़ चुके हैं तो आप समझ चुके होंगे कि सी यू क्या होता है, सी डी क्या होता है, यू एस क्या होता है, डी एस क्या होता है। ठीक है, तो सी यू माइनस सी डी करना है, डिवाइड कर देना यू एस माइनस डी एस से। ये हेज रेशियो क्या निकल के आएगा? तो ये निकल के आएगा सी प्लस अपॉन एस प्लस, यानी कि बाय द कॉल ऑप्शन द डेरिवेटिव मार्केट डिवाइडेड बाय शेयर्स इन द स्पॉट और कैश मार्केट। अब ये सी प्लस अपॉन एस प्लस कैसे काम करता है एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। कि मान के चलो आपने ये डेल्टा ऑफ कॉल यानी कि हेज रेशियो निकाला और रेशियो आया 2, तो 2 को कैसे पढ़ेंगे? तो 2 को ऐसे पढ़ेंगे कि हेज रेशियो इजिकल टू सी प्लस अपॉन एस प्लस, यानी कि 2 इजिकल टू सी प्लस अपॉन एस प्लस, तो सी प्लस इजिकल टू 2 इंटू एस प्लस। इसका मतलब ये निकलेगा कि अगर आप एक कॉल ऑप्शन बाय करने जा रहे हो तो 2 शेयर परचेस करना। समझ में आया? एक कॉल ऑप्शन बाय करने जा रहे हो यानी कि सी प्लस करने जा रहे हो तो 2 शेयर परचेस करना। अगर मैं 2 कॉल ऑप्शन करने जा रहा हूँ तो 4 शेयर परचेस करना। तो शेयर परचेस करना स्पॉट मार्केट में और कॉल ऑप्शन परचेस करना डेरिवेटिव मार्केट में। कितना? तो बता दिया रेशियो कि अगर एक कॉल ऑप्शन परचेस करना है तो 2 शेयर परचेस करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि हेज रेशियो 2 है तो सी प्लस का मतलब होता है हेज रेशियो इंटू एस प्लस। तो स्टेप 1 में क्या करना है? तो स्टेप 1 में हेज रेशियो निकालना है और उसके बाद इस चीज़ को समझना है कि सी प्लस का मतलब होता है हेज रेशियो इंटू एस प्लस। स्टेप 2 है कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो किसका कंस्ट्रक्ट करना है? तो सी प्लस और सी माइनस का कंस्ट्रक्ट करना है टी इज इक्वल टू 0 में। इसका मतलब ये निकल रहा है कि आपको डेरिवेटिव मार्केट में जाना है और कॉल ऑप्शन भी बाय करना है
और कॉल ऑप्शन सेल भी करना है, तो सेम अंडरलाइंग एसेट पे सेम अमाउंट ऑफ सी माइनस भी करना है और सी प्लस भी करना है। यानी कि अगर मैं 2 कॉल ऑप्शन बाय करने जा रहा हूँ तो 2 कॉल ऑप्शन सेल भी करके आऊँगा। ठीक है, मतलब रिवर्स पोजीशन लेके आ जाऊँगा। अब सिंस मैंने आपको समझाया था कि सी प्लस का मतलब हेज रेशियो इंटू एस प्लस होता है, तो मैं यहाँ पे सी प्लस करने की जगह हेज रेशियो इंटू एस प्लस कर दूंगा। यानी कि मैं क्या करूँगा, शेयर्स बाय कर लूँगा मार्केट में और कॉल ऑप्शन सेल कर दूंगा। तो बाय दी शेयर्स एंड सेल दी कॉल ऑप्शन। ठीक है, दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन। यानी कि आप शेयर्स और ऑप्शन यानी कि सी माइनस वाले ऑप्शन का कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हो। अब कोई भी आदमी शेयर परचेज क्यों करता है? शेयर इसलिए परचेज करता है क्योंकि वो चाहता है कि शेयर की प्राइस कल को मार्केट में बढ़ जाए, और बढ़ जाएगी तो ऊंचे दाम में उस शेयर को बेच देगा। सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस, यानी कि कुछ उसको कैपिटल अप्रिसिएशन मिल जाएगा, विच इज़ नथिंग बट द रिटर्न। तो कई बार मैंने आपको इक्विटी वैल्यूएशन में, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में ये चीज़ बताई है कि शेयर्स में जो रिटर्न होता है वो दो होता है, एक होता है डिविडेंड, एक होता है कैपिटल अप्रिसिएशन। तो अगर मैं सिर्फ कैपिटल अप्रिसिएशन की बात करूं तो कोई भी आदमी शेयर तभी परचेज करता है जब वो चाहता है कि शेयर का प्राइस यानी कि जो दाम है वो मार्केट में कल को बढ़ जाए और ऊंचे दाम में उसको मैं बेच दूं और रिटर्न कमा लूं, विच इज़ इन दी फॉर्म ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन। तो यहाँ पे जब मैंने शेयर बाय किया, भले वो एज रेशियो से मल्टीप्लाई करके किया हो, लेकिन शेयर बाय किया ना। शेयर बाय क्यों किया? क्योंकि मेरी उम्मीद है, मेरी एक्सपेक्टेशन है कि शेयर की प्राइस बढ़े। तो मेरा रिस्क क्या होगा? मेरा रिस्क होगा कि शेयर का प्राइस गिर जाए तो मुझे नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइंडसेट मैंने स्पॉट मार्केट यानी कि कैश मार्केट के लिए बनाया। अगर कॉल ऑप्शन की बात करेंगे तो कॉल ऑप्शन में जो आदमी सी माइनस करता है वो क्या एक्सपेक्ट करता है? वो एक्सपेक्ट करता है कि शेयर की प्राइस गिर जाए, क्योंकि अगर शेयर की प्राइस गिर जाएगी ना तो सी प्लस वाला यानी कि जिसने बाय किया हुआ है वो ऑप्शन को लैप्स कर देगा, और अगर ऑप्शन लैप्स हो गया तो सी माइनस वाला खुश हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं हुआ और वो प्रीमियम खा चुका है, तो उसको मज़ा आ जाएगा। तो एक्सपेक्ट कर रहा है कि शेयर की प्राइस गिर जाए, कौन? सी माइनस वाला। तो रिस्क क्या है? शेयर की प्राइस बढ़ जाए। तो स्पॉट मार्केट में मैं ये माइंडसेट बना के आया कि शेयर की प्राइस बढ़ जाए, और डेरिवेटिव मार्केट में ये माइंडसेट बना के आया कि शेयर की प्राइस गिर जाए। दोनों में अलग अलग एक्सपेक्टेशन है। इससे क्या होगा? इससे मेरा जो रिस्क है दोनों में वो एक दूसरे को नलीफाई कर देंगे, यानी कि सेट ऑफ कर देंगे। यानी कि रिस्क की शेयर का प्राइस गिर जाएगा विल बी सेट ऑफ बाय द रिस्क की शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा। यानी कि रिस्क इज सेट ऑफ, यानी कि अभी आपने जो पोर्टफोलियो बनाया वो एक तरीके का रिस्क फ्री बना दिया, यानी कि आपने परफेक्ट हेजिंग कर ली। हेजिंग का सीधा सीधा मतलब होता है कि अपने रिस्क को कम कर लेना या फिर रिस्क को ख़त्म कर देना। यहाँ पे अपने रिस्क को ख़त्म ही कर दिया। कैसे ख़त्म कर दिया? कि डेरिवेटिव मार्केट में सी माइनस करके आ गए और स्पॉट मार्केट या कैश मार्केट में एस प्लस यानी कि शेयर बाय करके आ गए। तो दोनों में जो एक्सपेक्टेशन है वो एग्जैक्ट अपोजिट है, जिसके कारण जो दोनों का रिस्क है वो भी एग्जैक्ट अपोजिट है और एक दूसरे को कैंसल आउट कर देगा। तो दिस इज और रिस्क फ्री पोर्टफोलियो, इसमें कुछ एस प्लस है और कुछ सी माइनस है। स्टेप थ्री, स्टेप थ्री इज द कैलकुलेशन ऑफ पे ऑफ। दिस इज नथिंग बट द प्रूफ। व्हाट प्रूफ? द प्रूफ दैट योर पोर्टफोलियो इज अ रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। कोई भी चीज़ रिस्क फ्री कब होती है? कोई भी चीज़ रिस्क फ्री तब होती है जब आपको निश्चित रिटर्न मिले, यानी कि निश्चित कैश इनफ्लो मिले, चाहे शेयर का प्राइस बढ़े या घटे, आपके घर में निश्चित यानी कि फिक्स्ड अमाउंट आए, उसी को कहते हैं रिस्क फ्री। तो यहाँ पे कैसे होगा? यहाँ पे केस वन डिस्कस करते हैं कि एस टी यानी कि एस दैट इज शेयर प्राइस एट टी इक्वल टू मैच्योरिटी। तो आने वाले डिस्कशन में शेयर का प्राइस जो टी इक्वल टू मैच्योरिटी में होने वाला है उसको मैं एक वर्ड दूंगा जो कि एस टी। तो अगर एस टी यूएस के बराबर हो गया, यूएस के बराबर हो गया मतलब आज की शेयर प्राइस से बढ़ गया, तो अगर एस टी इक्वल टू यूएस तब क्या होगा? तब मैं शेयर बेच दूंगा। ऊंचे दाम में शेयर बेचने का सोचा था तो बेच देता हूँ। तो कैश इनफ्लो फ्रॉम सेलिंग शेयर्स होगा एस टी यानी कि यूएस मल्टीप्लाई बाय एस प्लस इंटू एच आर यानी कि नंबर ऑफ शेयर्स। तो जितने भी शेयर मैंने बाय किए थे ये रेशियो वगैरह यूज़ करके
उस शेयर्स को मैं बेच दूंगा यूएस के दाम पे, तो बेच दूंगा तो मेरे घर में कुछ पैसा आ जाएगा। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में मेरे को लॉस हो जाएगा, क्योंकि डेरिवेटिव मार्केट में मेरा रिस्क था कि शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा, और शेयर का प्राइस बढ़ गया। अगर शेयर का प्राइस बढ़ जाएगा तो सी प्लस वाला कॉल एक्सरसाइज करेगा और मुझे पैसे देने पड़ेंगे, यानी कि कैश आउटफ्लो होगा। कितने पैसे? तो नेगेटिव पे ऑफ वाले पैसे, विच इज़ नथिंग बट यूएस माइनस ई, यानी कि जो शेयर की प्राइस हो गई माइनस एक्साइज प्राइस, उतना पैसा मुझे देना पड़ेगा सी प्लस वाले को, तो मेरे जेब से पैसा चला जाएगा। तो मेरे जेब में कुछ पैसे आए शेयर को बेच के, और मेरे जेब से पैसे चले गए सी माइनस करने के कारण कुछ पैसे आप देखना आपके जेब में बचेंगे। दिस इज़ द नेट कैश इनफ्लो 1 - 2, जिसे मैं यहाँ पे ए नाम दे रहा हूँ। ठीक है, केस 2 डिस्कस करते हैं। केस 2 में जो आपका एस टी है वो डी एस के बराबर है, मतलब शेयर का प्राइस बहुत बुरी तरह गिर गया। तब क्या होगा? तब जो मेरा रिस्क था शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट के कैश मार्केट में, वो मटेरियलाइज हो जाएगा। यानी कि जो मैं सोच रहा था यार मेरा शेयर का जो दाम है वो बहुत बुरी तरह के गिर गया है, जितना भी पैसा मिल सकता है मेरे को मिल जाए, तो आप क्या करोगे? नीचे वाले दाम में शेयर बेच दोगे कि छोड़ यार बेच देते हैं, निपटाते हैं मैटर को। तो कुछ ना कुछ कैश इनफ्लो होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा कैश इनफ्लो नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही होगा। वो कितना होगा? वो होगा डी एस मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर्स, तो थोड़ा बहुत पैसा आ जाएगा। लेकिन खुशी की बात यह है कि डेरिवेटिव मार्केट में आपका कुछ भी कैश आउटफ्लो नहीं होगा, क्योंकि अगर शेयर की प्राइस बुरी तरह गिर गई तो कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं होगा, कॉल ऑप्शन लैप्स हो जाएगा। और अगर कॉल ऑप्शन लैप्स हो गया तो टी इजिकल टू मैच्योरिटी में आपको कोई कैश फ्लो नहीं होगा, यानी कि कोई कैश आउटफ्लो नहीं होगा, क्योंकि आपके जेब से कोई पैसा नहीं जाएगा। नेट कैश इनफ्लो यहाँ पर होगा कुछ अमाउंट विच विल बी बी। एक बात का ध्यान रखना है कि हम लोग टी इजिकल टू मैच्योरिटी का कैश फ्लो का बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपको ये दिमाग नहीं लगाना है कि सी माइनस जब किए थे तो कुछ प्रीमियम मिला होगा तो उसको तो गिनो, तो उसको नहीं गिनना है। आपको टी इजिकल टू मैच्योरिटी, यानी कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो रहा है उस दिन के कैश फ्लो की बातें करनी है, कि उस दिन शेयर कितने दाम में बेचूंगा और उस दिन सी माइनस में कुछ पैसा देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। पहले वाले केस में शेयर बेचा यूएस में और कुछ पैसा देना पड़ा नेगेटिव पे ऑफ के रूप में। दूसरे केस में भी शेयर बेचा कुछ दाम में, बट सी माइनस में कुछ पैसा नहीं गया। अब आप नोटिस करना कि जो आपका ए आया है ऊपर और जो बी आएगा वो दोनों बराबर होंगे, यानी कि आपका जो फिक्स्ड रिटर्न यानी कि फिक्स्ड अमाउंट घर में आने की जो मैंने बात कही थी वो आपका वही ए अमाउंट है विच विल बी इक्वल टू बी अमाउंट। So hence it is proved that you created a risk-free portfolio of HR into S plus यानी कि C plus and C minus and you will get a positive cash inflow in any case। तो यहाँ पे हम लोग C plus यूज़ नहीं करके शेयर्स की बात करते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन की बात करते हैं। और जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पे आपको पॉजिटिव कैश इनफ्लो होगा इन एनी केस। तो एनी केस का मतलब ये है कि शेयर की प्राइस कुछ भी हो जाए, बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए या बहुत ही ज़्यादा गिर जाए, आपके घर में फिक्स्ड पैसा आएगा। यानी कि आपने जो पोर्टफोलियो क्रिएट किया है वो रिस्क फ्री पोर्टफोलियो क्रिएट किया है। एक बात तो ध्यान देना, मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया है कि पोर्टफोलियो का मतलब होता है बास्केट। किस चीज़ का बास्केट? तो इन्वेस्टमेंट्स का बास्केट। और इन्वेस्टमेंट के बास्केट के अंदर में आपके शेयर्स यानी कि अंडरलाइंग एसेट भी होते हैं और डेरिवेटिव्स भी होते हैं। कभी भी डेरिवेटिव को इससे अलग नहीं समझना, डेरिवेटिव भी आपके बास्केट का पार्ट होगा और अंडरलाइंग एसेट यानी कि शेयर्स वगैरह भी आपके बास्केट का पार्ट होगा। तो जब मैं पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ रिस्क फ्री पोर्टफोलियो की, तो उसमें मेरा अंडरलाइंग एसेट यानी कि शेयर्स भी हैं और मेरा डेरिवेटिव यानी कि ऑप्शन भी है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन यानी कि रिस्क फ्री पोर्टफोलियो आपने बना लिया, जहाँ पे निश्चित पैसा आपके घर में आएगा। ठीक है, इस तरीके से काम करता है आपका रिस्क फ्री पोर्टफोलियो। अब आगे बढ़ते हैं। अब इस पोर्टफोलियो का कॉस्ट निकालना है, कॉस्ट ऑफ दिस पोर्टफोलियो। उसके लिए हमको कैश फ्लो समझना पड़ेगा कि मैच्योरिटी वाले दिन टी इज इक्वल टू एम, आपको कुछ निश्चित पैसा आने वाला है। दिस इज योर रिस्क फ्री इनफ्लो विच इज़ ए इज इक्वल टू बी। ओके, और आज आपका क्या कैश आउटफ्लो है, मतलब टी इजिकल टू ज़ीरो में, यानी कि ये रिस्क फ्री पोर्टफ्लो बनाने के लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो कितना पैसा देना पड़ेगा? तो एक तो आपके जेब से पैसा जाएगा शेयर्स परचेस करने के कारण, क्योंकि आप एस प्लस कर रहे हो,
एस प्लस का मतलब होता है शेयर परचेस करना। तो सिंस आप एस प्लस करके रखे हो तो आपको शेयर परचेस करना पड़ेगा, यानी कि शेयर खरीदने के लिए कुछ पैसा देना पड़ेगा, यानी कि टी इज इक्वल टू ज़ीरो में आपका कुछ कैश आउटफ्लो होने वाला है। लेकिन आप जो पोर्टफोलियो क्रिएट करने जा रहे हो उसमें शेयर तो पड़ा है, यानी कि एस प्लस तो किया हुआ है, लेकिन सी माइनस भी पड़ा है। जब आप सी माइनस करोगे यानी कि कॉल ऑप्शन सेलर बनोगे तो आपकी जेब में कुछ प्रीमियम आएगा टी इजिकल टू ज़ीरो में, विच विल बी वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन प्रीमियम ही वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन होता है। तो मान के चलो यहाँ पे मैंने उसको एक्स अज्यूम कर लिया, तो आपकी जेब से पैसा जाएगा शेयर परचेस करने में और आपके जेब में पैसा आएगा सी माइनस करने के कारण। तो दिस इज़ योर एस प्लस एंड दिस इज़ योर सी माइनस, और ये आपने पोर्टफोलियो क्रिएट किया। मतलब आपकी जेब में कुछ पैसा आया और जेब से कुछ पैसा गया, नेट आपकी जेब से कुछ पैसा गया। तो आज आपने कुछ पैसा दिया, वो रिस्क फ्री रिटर्न कमा के आपको कल को एक रिस्क फ्री इनफ्लो दे देगा। मान के चलो आपका ये नेट कैश आउटफ्लो है 100 रुपये, ठीक है। 100 रुपये अगर आपने आज दिए नेट शेयर परचेस करने में और प्रीमियम खा जाने में, आपका नेट जेब से 100 रुपये गया। 10% आपका रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न है। मतलब चाहे शेयर का प्राइस बढ़े शेयर का प्राइस गिरे, मेरे को 10% रिस्क फ्री रिटर्न मिलेगा। यानी कि आपको कितना कैश इनफ्लो होना चाहिए? आपको कैश इनफ्लो होना चाहिए 110 होना चाहिए ना, 110 कि 100 रुपये रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न पर मैंने मार्केट में लगा दिए और कल को मुझे 110 रुपये आ गए, तो मैं क्या बोलूँगा? 100 रुपये लगे थे, 110 आ गए, तो 10 रुपये कमा लिया। मतलब कितना परसेंट कमा लिया? तो 10/100 × 100, 10% कमा लिया। तो वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कि 100 रुपये नेट आपकी जेब से जाएंगे शेयर परचेस करने में और कॉल ऑप्शन सेल करने में। इनके कुल मिला के रिस्क फ्री पोर्टफोलियो क्रिएट करने में आपकी जेब से 100 रुपये चले जाएंगे। कब जाएंगे? टी इजिकल टू ज़ीरो में। टी इजिकल टू ज़ीरो में 100 रुपये चले गए, रिस्क फ्री रिटर्न है आपका 10%, यानी कि नेट कैश इनफ्लो मुझे रिस्क फ्री इनफ्लो आपको होने वाला 110। अब क्वेश्चन में मेरे पास ये डेटा अवेलेबल है 110 का, 10% भी अवेलेबल है, ठीक है, लेकिन 100 रुपये अवेलेबल नहीं है क्योंकि मेरे पास वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन नहीं है, बट शेयर परचेस की अमाउंट अवेलेबल है। तो क्या करूँगा मैं? तो इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करूँगा कि नेट कैश आउटफ्लो, यानी कि जो आज मेरे को हो रहा है टी इजिकल टू ज़ीरो में, दिस इज इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ नेट कैश इनफ्लो टी इजिकल टू मैच्योरिटी में, विच इज शेयर परचेज अमाउंट माइनस एक्स विच इज वैल्यू ऑफ ऑप्शन, दिस इज इक्वल टू नेट कैश इनफ्लो अपन 1 + RF × टी। तो आपका वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन है कि एक्स आ जाएगा शेयर परचेज अमाउंट माइनस नेट कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय 1 + RF × टी। शेयर परचेज अमाउंट का मतलब है टी इक्वल टू ज़ीरो में जो शेयर की प्राइस चल रही है इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। तो इससे आपका वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकल के आ जाएगा। दिस वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इज थ्योरेटिकल बिकॉज आपने इसको कैलकुलेट किया खुद, एक्चुअल मार्केट में कुछ और हो सकती है, पर थ्योरेटिकल ऑप्शन प्रीमियम ये होनी चाहिए, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन इस तरीके से निकलता है, दिस इज द कॉस्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। अब आ रहा है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 है एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द ऑप्शन। तो अगर ऑप्शन आपका एक प्रोडक्ट है, उससे आपको रिटर्न कमाना है तो क्या होगा? तो ये होगा कि टी इज इक्वल टू ज़ीरो में वैल्यू ऑफ ऑप्शन जो आपने अभी थोड़ी देर पहले निकाली, विच इज़ थ्योरेटिकल ऑप्शन प्रीमियम विच इज़ एक्स। तो एक्स की वैल्यू आप इस फॉर्मूले से निकाल लिए, ठीक है। अब मैच्योरिटी वाले दिन भी वैल्यू ऑफ ऑप्शन निकाला जा सकता है, विच इज़ वैल्यू ऑफ ऑप्शन टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी थ्योरेटिकल ऑप्शन प्रीमियम, जो कि निकाला जा सकता है पे ऑफ इंटू प्रोबेबिलिटीज़ करके, यानी कि सी यू इंटू पी प्लस सी डी इंटू 1 - पी। तो जब आपने एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन कंसेप्ट पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि हम लोग पे ऑफ्स और प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं और समेशन निकालते हैं, तब जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन आता है वो टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी पे आता है। और जब इसका ही प्रेजेंट वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं तो हम लोग बाइनोमियल मॉडल में चले जाते हैं, और बाइनोमियल मॉडल कंसेप्ट कहता है कि आपने अभी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑप्शन निकाला वो टी इक्वल टू ज़ीरो का है। तो मेन डिफरेंस मैंने आपको बताया था एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन कंसेप्ट और बाइनोमियल मॉडल कंसेप्ट का। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑप्शन कंसेप्ट में जो वैल्यू ऑफ ऑप्शन आता है वो मैच्योरिटी वाले दिन आता है, और बाइनोमियल मॉडल में जो आपका वैल्यू ऑप्शन आता है
वो t इज इक्वल टू 0 में आता है। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 में सिंस रिस्क फ्री पोर्टफोलियो जो मेथड है वो बाइनोमियल मॉडल का ही पार्ट है, तो मेरा t इज इक्वल टू 0 में मेरा आंसर आ चुका है विच इज़ वैल्यू ऑप्शन टी 0। और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ऑप्शन कंसेप्ट यूज़ करके यानी कि पे ऑफ को प्रोबेबिलिटीज़ को मल्टीप्लाई करके मैं वैल्यू ऑप्शन टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी निकाल सकता हूँ। तो कोई चीज़ आज x रुपीज़ की है और कल जाके मान के चलो y की हो गई, मतलब आज ऑप्शन प्रीमियम मान के चलो 10 रुपये चल रहा है और कल जाके 20 रुपये हो गया, तो 10 की चीज़ कल 20 रुपये की हो गई। तो रिटर्न निकालना हो तो सिंपली क्या करोगे, आप करोगे y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इंटू 100, यानी कि 20 रुपये माइनस 10 रुपये अपॉन 10 रुपये इंटू 100। ये तो हम सीख चुके हैं, कैपिटल अप्रिसिएशन इसी तरीके से निकलता है कि बाद की वैल्यू माइनस पहले की वैल्यू अपॉन पहले की वैल्यू इंटू 100। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द ऑप्शन का फॉर्मूला हो जाएगा वैल्यू ऑफ ऑप्शन टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी माइनस वैल्यू ऑप्शन टी इज इक्वल टू 0 अपॉन वैल्यू ऑफ ऑप्शन टी इज इक्वल टू 0 इंटू 100। ये आपका रिटर्न आ जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न विच विल बी इन द नेचर ऑफ कैपिटल अप्रिसिएशन, जिसे आप डायरेक्ट टैक्स वगैरह में कैपिटल गेन भी बोलते हैं। ओके, तो एक बार मैं आपको रिवाइज करवा दूँ कि हमने पढ़ा क्या। हमने पढ़ा रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच, जिसमें सबसे पहले आप डेल्टा ऑफ कॉल यानी कि डेल्टा रेशियो यानी हेज रेशियो निकालेंगे। हेज रेशियो निकालने के बाद आप एक रिस्क फ्री पोर्टफोलियो यानी कि बास्केट क्रिएट करेंगे, जिसमें कुछ शेयर भी पड़े हैं एस प्लस और कुछ कॉल सेल करके आए हो आप यानी कि सी माइनस भी पड़े हैं। फिर आप पे ऑफ वगैरह निकालोगे यानी कि प्रूफ करोगे कि भले कल को शेयर की प्राइस कुछ भी हो जाए, आपके घर में निश्चित पैसा विच इज़ नेट कैश इनफ्लो आएगा ही आएगा। तो हमने दो केस देखे। फिर इस पोर्टफोलियो का कॉस्ट निकालने का कोशिश किया, जिसमें हमने वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकाला और वैल्यू ऑफ कॉल ऑप्शन निकालने के बाद हमने एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द ऑप्शन निकाला कि आज ऑप्शन की जो प्राइस है यानी कि जो ऑप्शन की वैल्यू है वो एक्स है, कल जाके वो वाई हो जाएगी, तो नेट रिटर्न कितना रहेगा यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना रहेगा विच इज़ वाई माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100। तो चलिए इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर दयाल is interested in purchasing equity shares of ABC Limited which are currently selling at 600 रुपये ईच। तो एक इन्वेस्टर है दयाल, उसका मन कर रहा है कि वो ABC कंपनी के इक्विटी शेयर्स परचेज कर ले 600 रुपये में। ही एक्सपेक्ट्स दैट द प्राइस ऑफ द शेयर में गो अप टू 780 और में गो डाउन टू 480 इन 3 मंथ्स। तो आज किसी शेयर की प्राइस 600 चल रही है, वो 3 महीने बाद 780 हो सकती है या फिर 480 भी हो सकती है, यानी कि बढ़ भी सकती है घट भी सकती है। The chances of occurring such variations are 60% and 40% respectively. Chances is another word for probability. तो probability यहाँ पे 60% है कि 780 हो जाएगा और 40% है कि 480 हो जाएगा। A call option on the shares of ABC Limited can be exercised at the end of 3 months with a strike price of 630. तो strike price यानी कि exercise price. What combination of share and option should Mr. Dayal select if he wants a perfect hedge? तो सिंस क्वेश्चन में कहीं पर भी नहीं लिखा कि आप रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच यूज़ करो या बाइनोमियल मॉडल यूज़ करो, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जहाँ पे आपको कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन लिखा है, मतलब वो रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच का क्वेश्चन है। तो चलो चालू करते हैं कि मेरा अंडरलाइंग एसेट है ABC कंपनी का शेयर और एक्चुअल शेयर की प्राइस T इज इक्वल टू 0 यानी कि आज दी हुई है 600 रुपये पर शेयर। मैच्योरिटी पीरियड है 3 महीने का। डेरिवेटिव है 3 मंथ कॉल ऑप्शन, मैं C प्लस लेके चलूँगा कि मैंने C प्लस किया है। ये आपका एक्साइज प्राइस है 630 रुपये पर शेयर। C प्लस किया है का मतलब है कि बाइनोमियल मॉडल का जो कंसेप्ट पढ़ना है यानी कि आगे डिस्कस करना है विच इज़ USDS CUCD, वो ये सोच के करना है कि मैंने C प्लस किया हुआ है। तो चलो सबसे पहले प्राइस ट्री बनाते हैं। प्राइस ट्री होगी कि 600 रुपये आज शेयर की प्राइस है, 60% चांस है यानी कि 0.6 चांस है यानी कि प्रोबेबिलिटी है कि 780 हो जाएगा मैच्योरिटी वाले दिन, यानी कि US आपका 780 है और DS आपका 480 है। अब पे ऑफ ट्री बनाते हैं। पे ऑफ ट्री बनाएंगे तो पता चलेगा कि CU आपका है US माइनस E, मतलब अगर शेयर की प्राइस 780 हो गई
तो एक्साइज कर लोगे, एक्साइज प्राइस 630 है, तो 150 रुपये आपका पे ऑफ हो जाएगा कॉल एक्साइज। और अगर कॉल लैप्स हो गया यानी कि शेयर की प्राइस 480 हो गया तो आप कॉल एक्साइज नहीं करोगे तो पे ऑफ हो जाएगा 0। तो पे ऑफ ट्री बन गई। अब निकालते हैं हेज रेशियो। हेज रेशियो का फॉर्मूला होता है सी यू माइनस सी डी अपॉन यू एस माइनस डी एस, यानी कि 150 माइनस 0 अपॉन 780 माइनस 480 यानी कि 0.5। तो 0.5 इज इक्वल टू सी प्लस अपॉन एस प्लस, यानी कि सी प्लस इज इक्वल टू 0.5 इंटू एस प्लस। सी प्लस मतलब बाय कॉल ऑप्शन, एस प्लस मतलब बाय शेयर्स। स्टेप 2 इज कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो विच इज सी प्लस एंड सी माइनस। तो सी प्लस का मतलब होता है 0.5 इंटू एस प्लस और सी माइनस का मतलब सी माइनस ही होता है। तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ शेयर एंड ऑप्शन रखना है आपको वो होने वाला है फॉर वन कॉल ऑप्शन सोल्ड यू हैव टू बाय 0.5 शेयर्स। मतलब अब जो आप पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हो यानी कि कॉम्बिनेशन बनाने जा रहे हो शेयर का और ऑप्शन का, यहाँ पे शेयर कौन सा है तो एबीसी कंपनी का शेयर है, ऑप्शन कौन सा है तो सी माइनस वाला ऑप्शन है। तो अगर आपने एक सी माइनस किया तो आपको 0.5 एस प्लस करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि जितना सी प्लस करोगे उतना सी माइनस करोगे। सी प्लस को मैंने बोल दिया 0.5 इंटू एस प्लस, तो इसका मतलब हुआ कि सी माइनस जो है अगर वो एक करोगे यानी कि एक कॉल ऑप्शन सेल करोगे तो आपको शेयर परचेस करना पड़ेगा 0.5। सिंस यहाँ पे आपको सिर्फ कॉम्बिनेशन मांगा है और अगले स्टेप में व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे मांगा है, यानी कि रिस्क फ्री रेट आपको 10% पर एनम दिया है। सेकंड पॉइंट में आपको प्रूफ करने नहीं बोला है, ये प्रूफ करो कि आपने ये जो कॉम्बिनेशन बताया है वो सही बताया। बट फॉर द पर्पस ऑफ नॉलेज मैं आपको यहीं पे स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 सब एक साथ सॉल्व करूँगा। तो स्टेप 2 आपका हो गया। स्टेप 3 में चलो प्रूव करते हैं कि जो मैंने अभी पोर्टफोलियो बनाया है वो रिस्क फ्री है कि नहीं। तो सिंस मैं 0.5 शेयर परचेज नहीं कर सकता, मैंने एग्जांपल लिया कि मैं नंबर ऑफ कॉल ऑप्शन 2 रख रहा हूँ, यानी कि 2C माइनस और 2C प्लस। 2C माइनस मतलब 2C माइनस यानी कि सेल 2 कॉल ऑप्शंस, 2 कॉल ऑप्शन बेचिए। और 2C प्लस का मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 इंटू एस प्लस यानी कि 1 इंटू एस प्लस यानी कि बाय कीजिए 1 शेयर। तो अब आप एक पोर्टफोलियो यानी कि बास्केट बनाने जा रहे हो जिसमें एक शेयर बाय करके रखोगे और 2 कॉन्ट्रैक्ट रखोगे सी माइनस वाले यानी कि 2 कॉल ऑप्शन रखोगे। अब चलिए देखते हैं क्या होगा कि सिनेरियो 1 कि टी जीरो मैच्योरिटी में शेयर की प्राइस यानी कि एस टी हो गया 780 रुपये। तब आप क्या करोगे, तो आप खुश हो जाओगे कि शेयर में तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होने वाला है, तब शेयर्स को बेच दोगे। तो सेल 1 शेयर, आपने एक ही शेयर पोर्टफोलियो में रखा था उसको निकाल के बेच दोगे 780 में, तो 780 रुपये आपको मिल जाएंगे। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट में आपको लॉस होने वाला है क्योंकि कॉल एक्साइज हो जाएगा, और अगर कॉल एक्साइज हो गया तो आपको पे ऑफ देना पड़ेगा, यानी कि आपके लिए पे ऑफ नेगेटिव होगा। तो कितना देना पड़ेगा, तो 780 माइनस 630 इंटू 2, क्योंकि 2 कॉन्ट्रैक्ट किया था सी माइनस के, तो 150 इंटू 2 300 रुपये देने पड़ जाएंगे। तो 780 रुपये आएंगे, 300 रुपये देने पड़ जाएंगे। नेट कैश इनफ्लो 480 रुपये, तो नेट घर में पैसा बचेगा 480। दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि मैच्योरिटी वाले दिन शेयर की प्राइस 480 हो गई, तो आप बहुत दुखी हो जाओगे कि शेयर का प्राइस तो बहुत ही गिर गया है, बट अब करें क्या, शेयर को बेच के नक्की करते हैं। तो शेयर को बेच दोगे, कितने में बेचोगे, तो 480 में बेचोगे। लेकिन आप डेरिवेटिव मार्केट से खुश हो जाओगे क्योंकि कॉल लैप्स हो जाएगा, क्योंकि शेयर का प्राइस गिर चुका है तो सी प्लस वाला कॉल लैप्स कर देगा। तो सी माइनस वाला यानी कि मैं खुश हो जाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ देना नहीं पड़ेगा। तो मुझे मैच्योरिटी वाले दिन कुछ नहीं देना, तो मेरा कुछ पैसा नहीं जाएगा डेरिवेटिव मार्केट में, तो तब मेरा नेट कैश इनफ्लो होगा +480। तो आप सामने देख सकते हैं कि भले शेयर की प्राइस बढ़ी 780 हो गई या फिर शेयर की प्राइस कम हो गई 480 हो गई, आपके घर में नेट 480 रुपीज़ आए। कैसे आए, ये वाला रिस्क फ्री पोर्टफोलियो क्रिएट करने के कारण आए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का सेकेंड रिक्वायरमेंट जैसे मैंने पढ़ के सुनाया था, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ऑप्शन टुडे, द रिस्क फ्री रेट इज 10% पर एनम। कि आपने एक शेयर परचेस किया हुआ है टी इजिकल टू 0 में और 2 ऑप्शन आपने सी माइनस किया हुआ है।
तो क्या होगा t इजकल टू 0 में आपको शेयर के पीछे पैसा देना पड़ेगा, एक शेयर के पीछे, और 2 ऑप्शन के पीछे प्रीमियम अमाउंट आपको मिल जाएगा। दिस विल बी इक्वल टू द नेट कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू, जो कि निकलती है नेट कैश इनफ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस RF इंटू टी। यानी कि 600 रुपये आप दे दोगे, 2 कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है आपको मिल जाएगा। दिस इज इक्वल टू 480 अपॉन 1 प्लस 0.10 इंटू 3/12। तो सिंस मेरा n यहाँ पे 3 मंथ्स है, मेरा t हो जाएगा 3/12 ईयर्स, और मेरे को r दिया हुआ यानी कि RF दिया हुआ 10% पर एनम, यानी कि साल भर का रेट। तो मेरा t साल भर का है और RF भी साल भर का है। तो वैल्यू ऑफ 2 ऑप्शंस कितनी आएगी? वो आएगी 600 माइनस 480 अपॉन 1.025। तो वैल्यू ऑफ 2 ऑप्शन t इजल टू 0 इज 131.70। बट मुझे एक ऑप्शन का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 131.7 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, विच इज 65.85। इतना प्रीमियम मुझे मिल जाना चाहिए आज की डेट में, यानी कि t इजल टू 0। दिस इज द वैल्यू ऑफ वन ऑप्शन which is theoretical option premium t equal to 0. This is the should be value of option today. क्वेश्चन ने कहा था what should be the value of option today। मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि वैल्यू ऑप्शन यानी कि ऑप्शन प्रीमियम का अमाउंट आज होना कितना चाहिए। तो जब भी होना कितना चाहिए का बात आता है, हम थ्योरेटिकल वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा थ्योरेटिकल वैल्यू आ गया 65.85। 65.85। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द ऑप्शन। तो चलिए एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द ऑप्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0, यानी कि आज वैल्यू ऑफ ऑप्शन विच इज थ्योरेटिकल ऑप्शन प्रीमियम x की वैल्यू 65.85 हमने निकाल ली। t इज इक्वल टू मैच्योरिटी में, यानी कि वैल्यू ऑफ ऑप्शन t इक्वल टू मैच्योरिटी, थ्योरेटिकल ऑप्शन प्रीमियम क्या होने वाला है? तो वो होने वाला है पे ऑफ को मल्टीप्लाई कीजिए प्रोबेबिलिटी से, यानी कि सी यू इंटू पी कीजिए प्लस सी डी इंटू 1 - p कीजिए, यानी कि 150 इंटू 0.6 प्लस 0 इंटू 0.4, यानी कि 90 रुपये। तो अभी क्या हो गया, अभी आपको इस तरीके से पढ़ना है कि कोई चीज़ आज 65.85 रुपीज़ की थी और कल जाके 90 रुपये की हो गई, तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, यानी कि रिटर्न अच्छा आएगा। कितना रिटर्न आएगा? तो रिटर्न आपका आएगा 90 माइनस 65.85 अपॉन 65.85 इंटू 100, 36.67% का कैपिटल अप्रिसिएशन आपको मिल जाएगा, यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न फ्रॉम द ऑप्शन इज 36.67%। 36.67। तो इस तरीके से सॉल्व होता है रिस्क फ्री पोर्टफोलियो अप्रोच का क्वेश्चन, जिसमें आप बेसिकली एक पोर्टफोलियो बनाते हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन बनाते हैं शेयर्स का और C माइनस का। और वो हमने प्रूव करके भी देख लिया कि शेयर की प्राइस भले बढ़े या घटे, आपके घर में निश्चित पैसा आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे हेजिंग के ऑप्शंस में हेजिंग कैसे काम करता है। हेजिंग समझने के लिए पहले तो आपको ये समझा दूं कि कोई इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर कौन होता है? जो अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स करता है, उसका कुछ ना कुछ एक्सपोजर है। एक्सपोजर का मतलब कि उसने कुछ इन्वेस्टमेंट की हुई है, जैसे कि कुछ शेयर्स है वो बाय करके रखा हुआ है। कोई भी इन्वेस्टर शेयर्स क्यों बाय करता है? शेयर्स इसलिए बाय करता है क्योंकि उसे लगता है कि एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है कि अगर शेयर्स को बाय कर लूँगा तो कल को 2 तरीके के रिटर्न मिलेंगे, एक होगा डिविडेंड और एक होगा कैपिटल अप्रिसिएशन। कैपिटल अप्रिसिएशन यानी कि ऊंचे दाम में शेयर को बेच दूंगा तो अच्छा खासा रिटर्न कमा लूँगा। यानी कि मैं चाह रहा हूँ कि शेयर की प्राइस अच्छे खासी बढ़ती जाए। तो फॉर दिस एक्सपोजर ही इज़ डूइंग ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ ही इज़ डूइंग अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि इस एक्शन के पीछे वो कुछ रिएक्शन दे रहा है इन द फॉर्म ऑफ हेजिंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर ने कुछ इन्वेस्टमेंट की, जैसे उसने कुछ इन्वेस्टमेंट की, मान के चलो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की, तो शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना रिस्क फ्री नहीं होता, कुछ ना कुछ तो रिस्क होता ही है। यानी कि ये जो इसने एक्शन किया, कौन सा एक्शन? शेयर्स में पैसे लगाने का, यानी कि इन्वेस्टमेंट करने का, उसमें कुछ ना कुछ रिस्क है। अब उसको ये रिस्क रिड्यूस करना है या एलिमिनेट कर देना है।
यानी कि जो रिस्क अभी उसको आ चुका है क्योंकि उसने कुछ ना कुछ एक्शन लिया, अब उस रिस्क को उसको रिड्यूस करना है यानी कि कम करना है या कम्प्लीटली ख़त्म कर देना है। अगर वो ऐसा करना चाहता है यानी कि वो हेजिंग करना चाहता है, और हेजिंग कैसे करेगा? हेजिंग करेगा ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट को यूज़ करके, यानी कि कुछ ना कुछ रिएक्शन देगा। तो आपका कुछ एक्सपोजर है तभी आपका कुछ रिस्क है, और अगर आपका कुछ एक्सपोजर है तभी उस एक्सपोजर के पीछे ही आप हेजिंग करोगे। तो एक बात ध्यान देना हमेशा कि हेजिंग तभी की जाती है जब आपका कोई ना कोई एक्सपोजर हो। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैंने इन्वेस्टमेंट लिया है कि आपने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट की है, शेयर्स में की हो या किसी और चीज़ में की हो जहाँ पे रिस्क है, ठीक है। तो अगर रिस्क है तभी तो रिस्क को कम करने की बात करूँगा या रिस्क को एलिमिनेट करने की बात करूँगा, यानी कि तभी हेजिंग की बात करूँगा। तो जो भी आप वर्ड सुनते हैं, हेज फंड या परफेक्ट हेज या कंप्लीट हेज या पार्शल हेज या फुल हेज, इस तरीके के आप वर्ड सुनेंगे कभी भी, तो हमेशा इस बात को रिकॉल करना जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ, कि जब भी हेजिंग की बात हो गई ना, तब एक्सपोजर की भी बात होगी, क्योंकि बिना एक्सपोजर कोई हेजिंग नहीं की जाती। समझ में आया? मान के चलो मैंने रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की है, यहाँ पे मैंने जो इन्वेस्टमेंट की शेयर्स में की है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ कि मैंने रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की है। मान के चलो मैंने गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बाय किए हैं, गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ बाय किया हूँ। तो अगर मैं गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ बाय करूँगा या गवर्नमेंट के बॉन्ड्स बाय करूँगा तो रिस्क फ्री सिक्योरिटी मानी जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट कहाँ भागेगी, गवर्नमेंट तो पैसा दे देगी आपको, तो आपका पैसा सुरक्षित है गवर्नमेंट के पास। तो कहीं ना कहीं जो मेरा इन्वेस्टमेंट है वो रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट है, यानी कि वहाँ पे रिस्क है ही नहीं। तो जब रिस्क ही नहीं है तो मैं हेजिंग की बात कभी भी नहीं करूँगा उस केस में, यानी कि मैं हेजिंग की बात कभी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या गवर्नमेंट बॉन्ड्स के बारे में नहीं करूँगा। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट नॉलेज है और ये आपका बेस क्रिएट करेगा हेजिंग का, यानी कि एक तरीके का फाउंडेशन लेवल का ज्ञान है। तो इस ज्ञान को ज़िंदगी भर संभाल के रखना, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बेसिक नॉलेज है कि हेजिंग पढ़ते समय आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए कि कुछ ना कुछ उसका एक्सपोजर होना चाहिए। और याद करने का तरीका है कि हेजिंग इज़ अ रिएक्शन टू सम एक्शन। हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है, तो हर एक्सपोजर का कुछ ना कुछ हेजिंग होता है। ठीक है, तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं। राम होल्डिंग शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, होल्डिंग शेयर्स विच इज़ करेंटली सेलिंग एट 1000 रुपये। तो राम एक इन्वेस्टर है जिसने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स बाय किए हुए हैं, जिसकी करंट मार्केट प्राइस 1000 रुपीज़ है। यानी कि राम ने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है शेयर्स में। ही इज एक्सपेक्टिंग दैट दिस प्राइस विल फर्दर फॉल ड्यू टू लोअर देन एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ प्रॉफिट्स टू बी अनाउंस्ड आफ्टर 1 मंथ। इस लाइन का मतलब है कि राम ये एक्सपेक्टेशन लेके बैठा है कि शेयर की प्राइस 1000 रुपये से गिर जाएगी आने वाले 1 महीने में। एज ऑन फॉलोइंग ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल इन रिलायंस शेयर। स्ट्राइक प्राइस 1030, 1010, 1000, 990, 970, 950, 930। ऑप्शन कॉल कॉल कॉल, पुट 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 पुट। प्रीमियम 40 रुपये, 35 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, 20 रुपये, 8 रुपये, 5 रुपये। ठीक है, तो अलग अलग ऑप्शंस दिए हुए हैं, अलग अलग स्ट्राइक प्राइस वाले, और सबके प्रीमियम दिए हुए हैं। राम इज इंटरेस्टेड इन सेलिंग हिज स्टॉक होल्डिंग as he cannot afford to lose more than 5% of its value। राम सोच रहा है कि मैं अपना शेयर बेच देता हूँ। क्वेश्चन साइलेंट है कि उसके पास कितने शेयर्स हैं, हम अज्यूम करते हैं कि उसके पास एक ही शेयर है जो 1000 रुपये का है। तो वो ये सोच रहा है कि मैं अपना एक शेयर बेच देता हूँ क्योंकि 5% से ज़्यादा मैं लॉस झेल नहीं सकता, यानी कि लॉस बियर नहीं कर सकता। रिकमेंड अ हेजिंग स्ट्रेटजी विथ ऑप्शन एंड शो हाउ हिज पोजीशन विल बी प्रोटेक्टेड। तो हमें हेजिंग करके बताना है ऑप्शंस को यूज़ करके, चाहे कॉल चाहे पुट, जिससे कि उसकी पोजीशन प्रोटेक्ट हो जाए। ठीक है, तो एक बात आप नोटिस करोगे कि जैसे यहाँ पे हेजिंग की बात की, हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया कि राम के पास शेयर्स ऑलरेडी हैं।
यानी कि राम ने कुछ ना कुछ एक्सपोजर लिया हुआ है, तभी हम लोग हेजिंग की बात कर रहे हैं। यानी कि राम ने कुछ ना कुछ एक्शन लिया हुआ है। तो हमारा जो इन्वेस्टर है राम ने क्या एक्शन लिया है? तो राम ने एक्शन लिया है कि रिलायंस का शेयर उसने बाय करके रखा है। अज्यूम करेंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1000 रुपये की है, यानी कि हमने सिर्फ एक ही शेयर बाय किया है। तो हमें रिस्क है। रिस्क किस बात का है? कि कैश मार्केट में शेयर की प्राइस गिर जाए, क्योंकि शेयर जो है रिलायंस का शेयर वो कैश मार्केट की स्पॉट मार्केट में ट्रेड होता है। तो हमारा जो अंडरलाइंग एसेट है उसका प्राइस गिर जाए। तो जब हमें हेजिंग करनी होती है ना, तो हम अपने कैश मार्केट के रिस्क को हमारे डेरिवेटिव मार्केट का एक्सपेक्टेशन बना देते हैं। ये चीज़ मैंने आपको फ्यूचर्स में भी सिखाई थी कि जब भी आपको हेजिंग करनी रहती है, आप अपने कैश मार्केट के रिस्क को डेरिवेटिव मार्केट की एक्सपेक्टेशन बना देते हैं। मतलब अब जब मैं डेरिवेटिव मार्केट जाऊंगा, तो मैं ये एक्सपेक्टेशन लेके जाऊंगा कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस गिर जाए और मेरा भला हो जाए। कौन लोग ऐसे होते हैं जो अंडरलाइंग एसेट की प्राइस गिरने पे खुश होते हैं? तो वो होते हैं C माइनस वाले या P प्लस वाले, यानी जिसने कॉल ऑप्शन सेल किया है या फिर जिसने पुट ऑप्शन बाय किया है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यही दो लोग होते हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट टू सेल किया होता है। तो जब आपने कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कर लिया, सेलिंग प्राइस फिक्स कर ली, तो आप तो यही चाहोगे ना कि शेयर की प्राइस बहुत ही नीचे गिरती जाए, जिससे कि ऊंचे दाम में बेच दूं और जितना नीचे दाम में खरीद पाऊँ खरीद लूँगा, तो उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमा पाऊँगा। यानी कि आप रिएक्शन किस तरीके से दोगे? यानी कि हेजिंग कैसे करोगे? या तो C माइनस करके या तो P प्लस करके। ठीक है, तो अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि हेजिंग करने के लिए या तो C माइनस करना पड़ेगा या तो P प्लस करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन एक और बात कहता है कि राम का रिस्क एपेटाइट कितना है, यानी कि मैक्सिमम लॉस कितना वो टॉलरेट कर सकता है। मैक्सिमम लॉस टॉलरेबल इज़ 5% इंटू 1000, यानी कि 50 रुपये। यानी कि आज T इज इक्वल टू 0 में शेयर की प्राइस 1000 रुपये चल रही है। एक महीने में शेयर की प्राइस गिर सकती है, ऐसा राम सोच रहा है। बट वो ये बता रहा है हमें कि वो लॉस बियर करने के लिए तैयार है, यानी कि 50 रुपये का लॉस बियर करने के लिए तैयार है। यानी कि 950 भी अगर शेयर की प्राइस हो गई, तो 1000 रुपये का शेयर 950 में बेचेगा, तो 50 रुपये का लॉस बियर करेगा। मान के चलो उसने T इजिकल टू 0 में ही बाय किया। ये जो उसने बाय किया ना शेयर, वो 1000 रुपये में ही बाय किया, जो आज उसकी प्राइस है शेयर की। तो अगर मैं आज उस शेयर को परचेस कर चुका हूँ 1000 रुपये में, और कल को जाके यानी कि एक महीने के दौरान वो 950 हो जाएगी और 950 में बेच दूंगा, तो कितने का लॉस मैंने बियर किया? 50 रुपये का। तो उसके नीचे अगर प्राइस चली गई, यानी कि 950 के भी नीचे प्राइस चली गई शेयर की, तो वो वाला लॉस वो बियर नहीं कर पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है ही कैनॉट अफोर्ड टू लूज मोर देन 5% ऑफ इट्स वैल्यू। मतलब वो 950 के नीचे अगर शेयर का प्राइस गया, तो वो लॉस बियर नहीं कर पाएगा। यानी कि उसको जो रिस्क है कुल मिला के, वो इस बात का रिस्क है कि शेयर की प्राइस 950 के नीचे ना चली जाए। 950 तक गई, यानी कि ये वाला एरिया, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, वो इतना लॉस झेलने के लिए तैयार है। लेकिन अगर इसके भी नीचे शेयर की प्राइस जाने वाली है, तब वो बियर नहीं कर पाएगा लॉस। और उसको जो हेजिंग करके हमें देनी है, वो इस बात की हेजिंग करके देनी है कि शेयर का प्राइस अगर 950 के नीचे गया, तो उसको लॉस ना हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई प्लस करेंगे। ई प्लस यानी कि पुट ऑप्शन बाय करेंगे। कौन सी स्ट्राइक प्राइस वाला? तो 950 वाला। यानी कि क्वेश्चन में जो ये दिया हुआ है 950 का स्ट्राइक प्राइस, ऑप्शन है पुट और प्रीमियम 8 रुपये का, ये वाला जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे मैं P प्लस करूँगा, यानी कि बाय करूँगा पुट ऑप्शन इधर है 950। ऐसा क्यों करूँगा? ऐसा इसलिए करूँगा, मैं शेयर तो बाय कर चुका हूँ, बाइंग प्राइस जो है यानी कि जो मेरा परचेस प्राइस है वो 1000 रुपये, तो मैं अपना सेलिंग प्राइस भी फिक्स करना चाहता हूँ।
एट 950। तो अगर आपको सेलिंग प्राइस फिक्स करनी है तो आप क्या करते हो, आप पी प्लस करते हो, यानी कि पुट ऑप्शन में जाते हो, क्योंकि पुट ऑप्शन बाय करने का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एट फ्यूचर डेट एट अ पर्टिकुलर प्राइस। दिस प्राइस इज 950 विच इज़ एक्साइज प्राइस। और मैंने कई बार आपको बताया है और ऑप्शन के बेसिक्स लेक्चर में भी बताया है कि एक्साइज प्राइस कभी चेंज नहीं होती। एक्साइज प्राइस हमेशा ऐसी होती है, चेंज होता है तो उस ऑप्शन का प्रीमियम जो ऐसे फ्लक्चुएट होता है और वही उस डेरिवेटिव का प्राइस होता है। यानी कि अगर आज मैं कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द रिलायंस शेयर्स एट 950 कर लूँ, यानी कि पी प्लस कर लूँ, तो कल को शेयर की प्राइस कितनी भी हो गई, 950 के नीचे भी चली गई, तब भी मेरा सेलिंग प्राइस 950 ही होगा। तो 1000 का शेयर बाय किया, 950 में बेच दिया, 50 रुपीज़ का ही लॉस होगा हर बार, चाहे शेयर की प्राइस कितनी भी हो जाए आगे चल के। तो मैंने पी प्लस कर लिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट टू सेल कर लिया, यानी कि लॉन्ग पोजीशन ले लिया। इसे अगर मैं कंप्लीट लिखूं तो कॉन्ट्रैक्ट टू सेल द रिलायंस शेयर्स एट 950 एट t is equal to 1, दैट इज आफ्टर 1 मंथ। तो 1 महीने बाद मैंने कॉन्ट्रैक्ट आज ही कर लिया t is equal to 0 में ही, कि 1 महीने बाद आफ्टर 1 मंथ मैं रिलायंस का शेयर बेचूंगा 950 रुपये में। अभी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मुझे प्रीमियम पे करना पड़ेगा, क्योंकि पुट ऑप्शन बायर को प्रीमियम पे करना पड़ता है, तो मैं 8 रुपये दे दूंगा। नाउ लेट्स टेक 4 सिनेरियोज वेयर रिलायंस शेयर की प्राइस मैच्योरिटी में क्या क्या होने वाली है उसकी अलग अलग एक्सपेक्टेशन लेते हैं और अलग अलग सिनेरियो में कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे मैं रिलायंस शेयर की प्राइस एट टी मैच्योरिटी को एस टी बोल रहा हूँ। तो सिनेरियो 1 में मान के चलो एस टी इज़ मोर देन 950, मान के चलो 960, एस टी इज इक्वल टू 950 तो सेम 950, एस टी इज लेस देन 950 मान के चलो 942, और एस टी इज लेस देन 950 940। तो टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी में 4 अलग अलग सिनेरियोज, यानी कि 4 अलग अलग केसेस में रिलायंस की शेयर की प्राइस क्या होने वाली है वो हमने डिसाइड कर ली, 960, 950, 942, 940। अब एट टी इज इक्वल टू मैच्योरिटी डेरिवेटिव मार्केट में क्या होगा, मैं अभी सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट की बात कर रहा हूँ जहाँ पर आपने पी प्लस किया हुआ है। डिस्कस करते हैं कि करके कि सिनेरियो 1 में शेयर की प्राइस होगी 960, एक्साइज प्राइस है 950, तो पी प्लस को आप लैप्स कर दोगे, क्योंकि आप चाह रहे थे कि शेयर की प्राइस 950 के नीचे चली जाए, पर 950 के तो नीचे नहीं गई, ऊपर चली गई, तो लैप्स कर दोगे, पे ऑफ 0 होगा, नेट प्रॉफिट है लॉस, तो 8 रुपये प्रीमियम का लॉस हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो 950 शेयर की प्राइस हो गई, एक्साइज प्राइस 950 है, फिर से लैप्स कर दोगे, पे ऑफ 0 होगा, लॉस हो जाएगा 8 रुपये का। शेयर की प्राइस 942 हो गई, एक्साइज प्राइस 950 है, अब आप एक्साइज कर लोगे, क्योंकि आप चाह रहे थे पी प्लस करने के बाद कि शेयर की प्राइस यानी कि अंडरलाइंग एसेट की प्राइस गिर जाए 950 से, और वो गिर के 942 हो गई। अगर वो 942 हो गई तो पुट को एक्साइज कर लोगे और पे ऑफ आपको मिल जाएगा विच इज़ 950 माइनस 942, यानी कि 8 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस होगा वो 0 होगा, क्योंकि 950 माइनस 942 माइनस 8 करोगे तो ना तो कुछ कमाया ना तो कुछ गवाया। ठीक है, लास्ट सिनेरियो है 940 हो गई, यानी कि एक्साइज प्राइस 950 हो गई, तो आप एक्साइज कर लोगे क्योंकि 950 के नीचे चली गई, 10 रुपये पे ऑफ हो जाएगा, 2 रुपये आपको प्रॉफिट हो जाएगा डेरिवेटिव मार्केट में। तो डेरिवेटिव मार्केट में पहले 2 केस में जब एक्साइज प्राइस के ऊपर में शेयर की प्राइस चल रही थी तो आपका लॉस हो रहा था 8 रुपये का, सिर्फ, उससे ज़्यादा लॉस हो ही नहीं रहा था। डेरिवेटिव मार्केट में उससे ज़्यादा लॉस हो ही नहीं रहा था, सिर्फ 8 रुपये का मैक्सिमम लॉस हो रहा था डेरिवेटिव मार्केट में, क्योंकि हर बार आप पुट को लैप्स करते जा रहे थे। जैसे गिरना चालू किया तो 942 पे अगर शेयर की प्राइस आएगी तो कुछ कमाओगे नहीं, 0 पे रहोगे, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे रहोगे, और 942 के नीचे जाना चालू किया तो प्रॉफिट कमाना चालू कर दोगे डेरिवेटिव मार्केट में। नाउ अब डेरिवेटिव मार्केट और कैश मार्केट को साथ साथ डिस्कस करते हैं कि आपकी शेयर की प्राइस होगी 960 और आपको लॉस हो गया डेरिवेटिव मार्केट में 8 रुपये का। मान के चलो आपने शेयर आज ही सेल कर दिया 960 में, तो आपको कितना पैसा मिला, टोटल कैश इनफ्लो, तो आपको मिला 952। कितना मिला, 952 मिला शेयर को बेचने के बाद और डेरिवेटिव मार्केट के बाद।
सेकंड केस में अगर 950 हो गया शेयर का प्राइस तो 8 रुपये लॉस झेलोगे, 950 में शेयर बेच दोगे, 942 आपको मिल जाएगा। 942 होगा शेयर का प्राइस तो डेरिवेटिव मार्केट में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं होगा, बट 942 में शेयर बेच दोगे तो आपको घर में पैसा आ जाएगा 942। शेयर की प्राइस 940 हो गई तो 2 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा डेरिवेटिव मार्केट में, और कैश मार्केट में 940 रुपये का शेयर सेल कर दोगे तो घर में पैसा आ जाएगा 942। तो अगर आप नोटिस करोगे जब जब शेयर की प्राइस 950 के नीचे गई, यानी कि जो भी आपका रिस्क वाला एरिया है, ये आपका रिस्क वाला एरिया है, इस रिस्क वाले एरिया में आपका जो कैश इनफ्लो है वो फिक्स हो चुका है 942, विच इज़ नथिंग बट आपका जो 950 में एक्साइज किए थे माइनस 8 रुपये यानी कि प्रीमियम अमाउंट, यानी कि 942। तो 942 के नीचे आपका कैश इनफ्लो कभी भी नहीं जाएगा जब तक आप रिस्क के जोन में रहोगे, यानी कि अगर शेयर की प्राइस और गिरती गई तो आपका रिस्क बना रहेगा, लेकिन आपका कैश इनफ्लो 942 पे फिक्स हो चुका है क्योंकि आपने पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है। Therefore, it can be seen that total cash inflow will never be less than 942 in 1 month, that is maturity period. Hence, Ram's position is protected. तो इस तरीके से राम की पोजीशन प्रोटेक्ट हो गई, उसके घर में नेट कैश इनफ्लो 942 फिक्स हो गया, भले शेयर की प्राइस कितनी भी गिर जाए, यानी कि रिस्क जोन में कभी भी शेयर की प्राइस रहेगी तो उसको रिस्क फील नहीं करना चाहिए क्योंकि उसकी हमने हेजिंग कर दी और उसके घर में 942 फिक्स आएगा। ये जो हेजिंग स्ट्रेटजी हमने यूज़ की उसकी कॉस्ट है 8 रुपये, यानी कि प्रीमियम अमाउंट। अगर इसको हटा देते हैं तब जाके हम ये बोल सकते हैं कि ये जो सोच रहा है बंदा कि 50 रुपये से ज़्यादा का लॉस बियर नहीं करना, तो नहीं करेगा। ओके, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो इसी के साथ वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा टारगेट है 5000 सब्सक्राइबर्स का, यानी कि #road to 5K। तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।